नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया है। आज जो हमारा विशेष टॉपिक पार्ट 3 भी हो चुका है इसमें, जिसमें हमने स्टार्टिंग में जनजातियों को समझा, उनकी बोली को समझा, उसके बाद उपजातियों को पढ़ा हमने। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बात करें तो एमसीक्यू आज हम हमारे सेशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन 3 पार्ट पर आधारित, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम बेसिक से एडवांस के क्वेश्चंस को ट्रैक करेंगे, जो कि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है। जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो ओनली वन ओनली टू ऐसा पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न पर आधारित हम क्वेश्चन ट्रैक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न केवल ये पीएससी व्यापम वालों के लिए तैयारी है, जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी करें, अगर उनका जनजाति क्लियर नहीं है टॉपिक, तो आप हमारे चैनल से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, अगर आपसे पूछे तो याद रखना है आपको, सबसे बड़ी जनजाति है समूह, जो कि गोंड जनजाति। सबसे पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी, अगर आपसे पूछे तो सबसे पिछड़ी जनजाति है भुजमाड़िया। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, अगर आपसे पूछे आर्थिक रूप से कौन है, जो कि हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति और जो कृषि पद्धति पर आधारित। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति कौन सी है, अगर आपसे पूछे, जो कि मोड़िया जनजाति। अगला प्रश्न, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है। सामाजिक दृष्टि से भतरा जनजाति, भतरा और गदबा, जो कि बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? बस्तर क्षेत्र में इन जनजातियों का निवासरत है। अगला प्रश्न, हल्बी बोली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बोली जाती है। हल्बी, जो कि बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। सदरी बोली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न, कोयतुर बोली किस जनजाति से संबंधित है। कोयतुर बोली मुरिया जनजाति से संबंधित है। गोंडी बोली निम्न में से किन जनजातियों द्वारा बोली जाती है। गोंडी बोली, जो कि गोंड, राजगोंड, दंडामी माड़िया द्वारा बोली जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, जो कि 27 फरवरी 2019 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, उत्तर क्षेत्र में सरगुजा, ठीक है, आपको बस्तर क्षेत्र और एक मध्य क्षेत्र वाला देखने को मिलता है। तो जब ये विकास प्राधिकरण की बात करते हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। और इसका जो गठन कब हुआ था, 27 फरवरी 2019 में इन तीनों का गठन हुआ था, इसका आप ध्यान देंगे। और जो सरगुजा क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अंबिकापुर में है। और आपका बस्तर क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जगदलपुर में है। तो ये विकास पूछता है कि आदिवासी विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, और मध्य क्षेत्र का जो कि रायपुर में है। तो ये तीनों याद रखना है। सरगुजा क्षेत्र का विकास आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अंबिकापुर में। और इसके जो आयुक्त बोल सकते हैं, या सचिव कौन होते हैं, इसके जो सचिव होते हैं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र जो कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण बात करें, या सरगुजा क्षेत्र आदिवासी, या मध्य क्षेत्र की, जो इसके सचिव कौन होते हैं, आयुक्त, जो भी उस संभाग के आयुक्त होंगे वो क्या होंगे, इसके सचिव होंगे, यानी कमिश्नर। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सचिव कौन होंगे, आयुक्त बस्तर संभाग, यानी कमिश्नर जो है उसके सचिव यानी सेक्रेटरी होंगे। तो ये प्रश्न भी जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईयर तो तीनों का सेम है। तीनों का जब गठन कब किया गया था, 27 फरवरी 2019 में गठन किया गया था। विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी की संकल्पना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1973 में इसका जो कि प्रारंभ हुआ था, इसका कल्पना। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात की जा रही है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म अगर याद रखना है तो आपको क्या है इसका आंसर, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे करता है, प्राइमेटिव, प्राइमरी और प्रोटेक्टेड वाले चीज़ों में ये जो फर्स्ट नेम है यही कन्फ्यूजन करेगा। बाकी आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। भारत सरकार ने पीटीजी को किस नए नाम से 2006 में नामित किया, तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि इसका पूर्व नाम क्या था, पीटीजी। आपसे उसका पूर्व नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप था। इसमें एक वी ऐड किया गया है, वी से संबंधित क्या है, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। और ये नाम कब चेंज हुआ है, 2006 में इसका पीवीटीजी जो पीटीजी प्रारंभ किया गया था, 1973 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से पीवीटीजी वर्गीकरण का एक मापदंड कौन सा है। खासकर जनसंख्या में गिरावट इसका एक मापदंड है। न तो उच्च शिक्षा दर है इसमें, न तो विकसित कृषि प्रणाली है, न तो शहरीकरण है।
लेकिन जो जनसंख्या में गिरावट है इसलिए इस किस कैटेगरी में आते हैं, पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो साक्षरता दर होती है वो कम 2% से कम होती है, यानी निम्न साक्षरता दर है पीटीजी ग्रुप की। और इनका जो आदिम जीवन जनजाति जो कि कहा जा जीवन शैली होती है, इनकी जीवन पद्धति जो कि वनोपज पर आधारित, और जो ये पहाड़ी वाले क्षेत्र में या शिकार पर आधारित, ठीक है, वनोपज संग्रहण आदि इनका जो इनके मापदंड को वो करता है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना के तहत मापदंड की गया था जिसमें साक्षरता को 2% या 2% से कम या घटती जनसंख्या ऐसे बताया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जो कि 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा घोषित पीवीटीजी में कौन सी जनजाति शामिल है। तो जो बात करते हैं हम भुंजिया और देखो पीवीटीजी में यहाँ पे बात करें राज्य सरकार की, जब पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को आप दो भाग में देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति को पहला तो केंद्र के रूप में, केंद्र, और आपको दूसरा राज्य के रूप में। राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 जनजातियां हैं, कौन कौन सी, भुंजिया और पंडो। भुंजिया और पंडो ये 2 जनजातियां हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित। पंडो को सभी को पता होगा, अगर ये है पंडो, ठीक है, पंडो, ये 2 को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। केंद्र में कुल 5 है, कौन कौन से, अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार जनजाति और आपका बिरहोर, जो कि जशपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये 5 हैं, तो आप इसका ध्यान देंगे। और यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, भुंजिया जनजाति, जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीवीटीजी में से कौन सी जनजाति है पूछ रहे हैं। तो देखिए भुंजिया जो कि राज्य सरकार द्वारा, और ध्रुवा ये तो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, मुरिया भी नहीं है, जो कि कमार क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, कमार, जो कि कौन सी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी के जनजाति में जो आती है कमार जनजाति। अब भी हमने देखा 5 को केंद्र में, कमार, बिरहोर, अबुझमाड़िया, बैगा और पहाड़ी कोरवा, 5। अगला प्रश्न, विशेष पिछड़ी जनजाति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चिन्हित की गई है। पंचवर्षीय योजना के किस पंचवर्षीय योजना के तहत चिन्हित की गई है पंचवर्षीय। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही उठपटांग आया है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना। पीवीटी जनजातियां आमतौर पर कैसी आर्थिक स्थिति में होती है, ठीक है। पीवीटी जनजातियां आमतौर पर कैसी आर्थिक स्थिति होती है, तो ये अत्यंत पिछड़ी होती हैं, इसका याद रखेंगे, अत्यंत पिछड़ी। अगला प्रश्न, कमार जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। कमार जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि खासकर आपके महासमुंद और गरियाबंद वाले क्षेत्र में पाया जाता है कमार जनजाति। नीचे में से कौन सी जनजाति पीवीटीजी नहीं है, पीवीटीजी नहीं है, इसमें से कौन सा होगा, हलबा, जो कि पीवीटीजी नहीं है, बाकी बैगा, कमार, अबुझमाड़िया पीवीटीजी है। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति को पीवीटीजी घोषित किया गया है और रीज़न दिया गया है। देखो असर्शन और रीज़न वाले प्रश्न आते हैं, याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एनएमडीसी वालों में एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका जनजाति क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति को पीवीटीजी घोषित किया गया है, बात सही है। और कमार जनजाति मुख्यतः बस्तर जिले में पाई जाती है, जी नहीं, कमार जनजाति कहाँ पाया जाता है, खासकर गरियाबंद क्षेत्र में। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ठीक है, ए सही है और गलत है। और इसके जो इसको आप ये लेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की 5 केंद्र घोषित पीवीटीजी जनजातियों में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में 5 केंद्र घोषित पीवीटी जनजातियों में कौन शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन शामिल नहीं है। तो नहीं वाले को आप हमेशा सर्कल लगाएंगे, जो कि भुंजिया शामिल नहीं है, बाकी बैगा, पंडो और कमार जनजातियाँ जो कि पीवीटीजी के ग्रुप में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू द मुंडा लैंग्वेज फैमिली। बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा भाषा परिवार से कौन संबंधित है, यहाँ पर आप देखिए, हलवा कहाँ पर है, जो कि आर्य भाषा संबंधित है, नगेशिया, ठीक है, और कोरकू, ये कौन से मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, क्योंकि ये उत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, नगेशिया, कोरकू, ठीक है, उराव, मांझी, ये सब उत्तर क्षेत्र, क्योंकि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है इनका।
तो ओनली 1 एंड 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। एनएमडीसी वाले जो भी सीरीज देख रहे हैं उनका अगर बेसिक क्लियर है जनजाति से तो वो बना सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा परिवारों का उनकी संबंधित बोलियों से मिलान कीजिए। ठीक है, अब आर्य भाषा परिवार जो कि हल्बी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ये मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। आर्य भाषा परिवार, मुंडा जो कि उत्तरी साइड है, मुंडा भाषा परिवार, और यहाँ पे कुदकू कुदकुई, और द्रविड़ भाषा परिवार जो कि गोंडी दोरली। तो ये तीनों सही हैं, तो याद रखेंगे 1 2 3 सही है, क्योंकि आर्य भाषा परिवार में ये बोली देखने को मिलता है। मुंडा में कुडकू और कोई जो कि बोलियां हैं मुंडा भाषा परिवार की। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में गोंडी और दोरली बोली जो कि सुकमा क्षेत्र में, सुकमा जिले में पाया जाता है दोरली बोली। गोंडी खासकर बस्तर और उत्तर और मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। इसका रीजन यह देता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की अधिकांश जनजातियां दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाई जाती हैं। तो ये आपका रीजन है, आपका ऊपर असर्शन है, ये व्याख्या करने वाला चीज़ है। तो यहाँ 4 में से आपको आप बनाना है क्वेश्चन जो है पैटर्न। गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है, जी हाँ, द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार की अधिकांश जनजातियाँ, जितनी भी जनजातियाँ हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाई जाती है, जी हाँ। तो याद रखेंगे बोथ ए एंड आर सही, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर ए होगा। दोनों ए और सही है तथा आर ए का सही कारण है। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार की बोलियों में तुरी और सिंगरी शामिल है। क्या मुंडा भाषा परिवार, जब भी हम मुंडा भाषा परिवार की बात करते हैं तो हमने एक कहानी के माध्यम से इसे याद किया था, जो कि गदबा, जो कि उराव वाली हमने एक कहानी याद रखी थी। मैं आपको एक दिखाता हूँ पीपीटी। आप यहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में उराव, देखिए उराव कहाँ पाए जाते हैं, ये उराव है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और जो गदबा है कहाँ पाए जाते हैं, ये जो कि गदबा कहाँ पाए जाते हैं, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में। उराव की जो महिलाएं ज़बरदस्ती आके बस्तर वाले जो कि क्षेत्र में आके नाटक करती हैं, तो गदबा वाले क्या बोलते हैं, गदबा टूरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, गदबा टूरीमन एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। गदबा टूरीमन कहाँ पाते हैं, बस्तर क्षेत्र में, और ज़बरदस्ती जाते हैं तो मुंडा परिवार के पास वहाँ, और क्या लेके जाते हैं, बस्तर का सिंह लेके जाते हैं, और मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं। और एक तो डायलॉग मारते हैं, ओ आता माझी सटक ली। ठीक है, तो इस ट्रिक में देखिए, ये जो हो है, माझी है, ठीक है, टूरी मन बस्तर का सिंह, सिंगरी भाषा देखने को मिलता है। टूरी से तुरी जो बोली, सॉरी भाषा नहीं बोली, तुरी बोली कहाँ देखने को मिलता है आपको, आर्य जो कि मुंडा, ये सब क्या है, मुंडा भाषा परिवार की। और गदबा, जो गदबा के टूरी मन कहाँ जाते हैं, मुंडा भाषा परिवार में। गदबा एक अपवाद है जो कि किस परिवार में पाया जाता है, उत्तर साइड मुंडा भाषा परिवार में यह पाया जाता है। तो इसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। जो गदबा अपवाद है, जिस किसी ने भी सेशन नहीं देखा है हमारे सेशन में देख सकते हैं, गदबा अपवाद खासकर मुंडा भाषा परिवार में। और यहाँ पे जो संबंधित बोली है कौन कौन सी है, तुरी बोली, सिंगरी बोली, ठीक है, मुंडा परिवार के मुंडा लोग को मुंडरी बोली, ठीक है, मुंडारी बोली, खड़े खड़े खड़िया बोली, हो आता माझी सटकली, तो हो बोली और माझी बोली, ये सब कहाँ पे पाई जाती है, मुंडा भाषा परिवार। और गदबा एक अपवाद है जो कि उस परिवार के अंतर्गत आता है। उराव एक अपवाद है जो कि दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस माध्यम से जो टूरी है तो उसी की बात कर रहा है प्रश्न में। देखिए ये वाला आपका प्रश्न है, तो मुंडा भाषा परिवार की बोलियों में तुरी, ठीक है, मुंडा भाषा परिवार की बोलियों में तुरी सिंगरी शामिल है, जी हाँ शामिल है। ठीक है, और हमने कैसा ट्रिप याद किया था, गदबा जो कि अपवाद है कहाँ पाया जाता है, मुंडा भाषा परिवार में। गदबा के टूरी मन बस्तर का सिंह लेके, बस्तर से गदबा टूरी मन सिंह लेके, टूरी से बना तुरी, सिंह ले से बना सिंगरी। ठीक है, मुंडा परिवार के मुंडा लोग को यानी मुंडरी बोली, ठीक है, खड़े खड़े निपटा देते, खड़िया बोली, ओ आता माझी सटकली, तो ओ माझी, ये सब क्या बोलियाँ हैं, तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और एक अपवाद है गदबा जो कि ऊपर जाके निवासरत हो गए, तो ये परिवार के अंतर्गत। अब रीज़न बात करें, इसका रीज़न पूछ रहा है
बता रहा है कि मुंडा भाषा परिवार मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जी नहीं, मुंडा भाषा परिवार खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ए सही है और आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहाँ पे आंसर ये होगा। तो ऐसे अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत आसान होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? हम बात कर रहे हैं कौन सी बोली द्रविड़ भाषा संबंधित है। हल्बी भी है, दोरली भी है और गोंडी भी है। तो याद रखेंगे 1 2 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अपने भाषा परिवार में अपवाद के रूप में है? तो देखिए, गदबा मुंडा परिवार में है अपवाद, जी हाँ सही है। हल्बा आर्यन, हाँ यहाँ भी हल्बा जो कि अपवाद है मध्य छत्तीसगढ़ में। उराव द्रविडियन में, जी हाँ ये भी अपवाद है जो कि द्रविड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। अब हमारे सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 को देखिए। जनजातियों का से संबंधित अधिकांश चीज़ें आपका क्लियर होगा। हमने बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करने की कोशिश की है। मुंडा भाषा परिवार की बोलियां मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। जी हाँ, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ इस भाषा परिवार के प्रमुख क्षेत्र हैं। जी, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ये, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति में जो कि किसान उपजाति पाई जाती है? किस जनजाति में किसान? तो देखिए, जब हमने पढ़ा है पार्ट 3 में जनजातियों की उपजातियों को, तो इसको जो किसान उपजाति है, अब ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या गोंड में आता है कि हल्बा में आता है कि भुंजिया में आता है या उराव या किस में आता है? तो इसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है, तो उराव और उसका दोस्त, कहाँ गया ये, ठीक, मैंने शायद यहाँ पे अटैच नहीं किया है, तो ये आपको मैं वापस जनजाति में ले जाता हूँ और इसका आपको ट्रिक दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक, उराव से राव ले लेंगे आप, राव और उसका दोस्त दास, जो कि धाकड़ किसान है। राव और उसका दोस्त क्या है, धाकड़ किसान है, इसलिए उनके पास धन अच्छा खासा रहता है। तो उराव की जो उपजाति में हम देख लेते हैं दास। ठीक है, दास से बनेगा कुड़ास। ठीक, धाकड़ से बनेगा धांगड़। धांगड़ इसकी उपजाति है, किसकी, उराव की उपजाति धांगड़ हो गई और एक हो गई कुड़ास की। ठीक है, धांगड़ किसान होते हैं, किसान एक उपजाति हो गई किसकी, उराव की। तो याद रखेंगे, किसान उपजाति किसकी है, उराव की, इसलिए धांगड़ किसान होते हैं, इसलिए धन अच्छा खासा रहता है। ठीक है, धनक देखने को मिलता है, धनक, क्या देखने को मिलता है, धनक। ठीक है, धनक से बनेगा धन का देखने को मिलता है उराव की जो उपजाति है। और साथ ही साथ एक और देखने को मिलता है कुड़ुक। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, कुड़ुक। तो उराव और उसका दोस्त दास जो कि धाकड़ किसान होते हैं, इसलिए उनके पास क्या, धन अच्छा खासा रहता है। तो राव और दास से बनेगा कुड़ास, धाकड़ से बनेगा धांगड़, ये सब उपजाति हैं, धन का उपजाति है उराव की। तो हमसे प्रश्न पूछा है इसके बारे में। तो अब देखिए, किसान बोला है, किसान किसकी उपजाति है, जो कि उराव की है। तो कहानी के माध्यम से बहुत आसान है इसको प्रश्न बनाना, केवल एक इसका आंसर उत्तर होगा। अबुझमाड़िया इज सब ट्राइब ऑफ विच कम्युनिटी? अबुझमाड़िया किस जनजाति की उपजाति हैं? अबुझमाड़िया जो कि खास गोंड जनजाति की उपजातियां हैं अबुझमाड़िया। उस जनजाति की पहचान करें जिसमें ध्रुवा उपजाति पाई जाती है, जो कि गोंड जनजाति में ध्रुवा उपजाति पाई जाती है। किस जनजाति में कंदरा, कतरा और प्रधान, कंडरा होगा ये, एक्चुअल में कंडरा होना चाहिए, कंडरा, कतरा और प्रधान उपजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, गोंड जनजाति में सारे ये कंडरा, कतरा, प्रधान, अबुझमाड़िया, मुरिया, कमार, अगरिया, डोरला, प्रधान, ठीक है, कोइकपाल, कोया, कोयतूर, ये सब क्या है, असुर, बड्डे, ये सब गोंड की उपजातियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कोयतूर किस जनजाति की उपजाति है अगर पूछे तो मुरिया। ठीक है, कोयतूर किस जनजाति की उपजाति है, गोंड की क्या है, ये उपजाति है, और गोंड के अंतर्गत सब आता है, मुरिया, मारिया, कमार, माड़िया, ये सब। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1, यहाँ भी ओनली 1। ठीक है, किसान और कुड़ुक किस जनजाति की उपजातियां हैं? बात कर रहे हैं किसान और कुड़ुक। तो देखिए, अब भी हमने राव उसका दोस्त जो कि धाकड़ किसान है, और ऐसा एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो क्या होगा, उराव में ही आते हैं कुड़ुक किसान। ठीक है, जिसके पास धन बहुत अच्छा खासा होता है। राव और उसका दोस्त दास के पास, दास से बनेगा कुड़ास।
ठीक है, यही है वो ट्रिक। राव और उसका दोस्त धाकड़ किसान होते हैं, इसलिए धन अच्छा खासा रहता है। उराव की उपजातियों की बात करें तो दास से बनेगा कुड़ास, ठीक है, धाकड़ से बनेगा धांगड़, किसान उपजाति, धन से बनेगा धन का उपजाति, ये सब इसकी उपजातियां हैं। अगला प्रश्न, उस जनजाति की पहचान करें जिसमें असुर उपजाति पाई जाती है, जो कि गोंड में, ठीक है, गोंड में असुर उपजाति, गोंड, बड्डे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक बनाऊंगा, गोंड की जितनी भी उपजातियां उसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक अगले सेशन में लेके आऊँगा। जनजातियों के विकास से संबंधित पंचशील सिद्धांत जो आदिवासी नीतियों का आधार बने, 21 नेता द्वारा 1955 में जगदलपुर बस्तर में प्रस्तुत किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात कर इंग्लिश वाले देखेंगे, विच लीडर इंट्रोड्यूस द पंचशील प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट विच बिकेम द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉलिसीज इन 1955 एट जगदलपुर बस्तर। ठीक है, पंचशील सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है पार्ट 3 में, आप देख सकते हैं 3 सिद्धांतों के पीछे हमने काफ़ी डिस्कस किया है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1955 में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर बल देते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत केवल आंकड़ों और लागत के आधार पर विकास का मूल्यांकन करने का सुझाव देते हैं। तो याद रखेंगे जी नहीं, ये खासकर जब बात करते हैं पंचशील सिद्धांत में जो 5वां सिद्धांत है वो यह कहता है, इसका जो परिणाम है, मात्र इसका जो आप इसके लागत पे नहीं देखेंगे, ना तो कोई डाटा के हिसाब से देखेंगे कि इनका विकास किया गया है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत में यह कहता है कि चारित्रिक यानी पर्सनल डेवलपमेंट यानी चारित्रिक विकास पे ही इसका जो परिणाम निर्धारण करना चाहिए, ना कि लागत पर। ठीक है, अंतिम परिणाम के रूप में आंकड़ों व लागत की, ठीक है, रकमों की जगह व्यक्ति के जो चारित्रिक विकास का लेखा जोखा होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ना कि उनके जो डाटा के आधार पर या लागत के आधार पर उनके विकास का जो कैलकुलेशन। अगर जो जनजातियां रहती हैं, निवासरत है पहाड़ी क्षेत्र में, अगर आप उनका विकास कर रहे हैं, आप ये बता देंगे नहीं भैया हमने इतना इतना आंकड़ों के हिसाब से विकास किया है, इतना लागत किया है, तो ऐसे से उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक उनका चारित्र्य विकास का डाटा नहीं मिले कि हाँ वो अभी अच्छे, अब कह सकते हैं कि उनकी योग्यता अनुसार उन्हें इच्छे विकास मिला, जल जमीन व जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान है और विकास जो कि वाकई में विकास हुआ है, तब कह सकते हैं कि हाँ भाई विकास हुआ है। तो पंचशील सिद्धांत में 5वां सिद्धांत आपको याद रखना है, जो कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण पर बल देता है। ठीक है, तो ए सही है यहाँ पर और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये सुझाव नहीं देता है। ठीक है, याद रखेंगे, आंकड़ों और जो कि लागत पर सुझाव नहीं देता है। अगला प्रश्न, पंचशील सिद्धांत का एक बिंदु अति प्रशासन से बचना। पंचशील सिद्धांत का एक बिंदु जो कि अति प्रशासन से बचना, अधिक सरकारी हस्तक्षेप आदिवासी समाज की स्वतंत्रता और विकास को बाधित करता है। ठीक है, देखिए जो पंचशील सिद्धांत है, कुल 5 सिद्धांतों की बात की गई है, उसमें आप हमारे सेशन पे देख सकते हैं, उसमें से एक सिद्धांत है एक बिंदु अति प्रशासन से बचना। यानी जो कि जनजाति वाला क्षेत्र है, जो कि पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ है, वहाँ पे जनजाति निवास रहता है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, अगर सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जनजातियों पर प्रभाव पड़ेगा, वे बाधित होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसका जो रीज़न क्या है, अधिक सरकारी हस्तक्षेप आदिवासी समाज की स्वतंत्रता और विकास को बाधित करता है। जी हाँ, अति प्रशासन जब रहेगा उस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता और उनके विकास को ज़रूर बाधित कर सकता है, क्योंकि जब वहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होगा तो जो जनजाति खुल कर रहते हैं, अपनी जीवन शैली को जीते हैं अपने रीति रिवाज के या फिर अपने पारंपरिक के आधार पर, तब वहाँ पे उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी और साथ ही साथ उनके जो विकास है वे सेल्फ डेवलपमेंट को भी बाधित करेगा, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए क्या करता है, अति प्रशासन से बचने का जो कि बचना कहा गया है किसमें, पंचशील सिद्धांत में इसका प्रॉपर उल्लेख है। तो यहाँ पे ए सही है और उसकी आर इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो कि ए की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न एनएमडीसी वालों के लिए नहीं है, जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, पंचशील सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन गलत है? विकास केवल आंकड़ों और लागत पर आधारित होना चाहिए, जी ये गलत है। ठीक है, अति प्रशासन से बचने की सलाह दी गई है, जी हाँ दी गई है, करेक्ट है।
ठीक, जल, जमीन और जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि बस्तर क्षेत्र में आप एनएमडीसी माइंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो 13 नंबर निक्षेप है, डिपॉजिट नंबर 13। अब ये जो डिपॉजिट नंबर 13 कहाँ पर है? एनएमडीसी का जो नंदीराज पर्वत है उस क्षेत्र में पाया जाता है। अब जो नंदीराज पर्वत जो कि धार्मिक स्थल माना जाता है, खासकर वहाँ पे निवासरत जनजातियों के द्वारा, तो जल, जमीन और जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान करना चाहिए। तो हमें इसका सम्मान किया और इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद इस डिपॉजिट नंबर 13 को बंद करा दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया गलत, जो कि पंचशील सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। जो कि विकास केवल आंकड़ों और लागत पर आधारित नहीं होना, जो होना चाहिए ये गलत है, सॉरी, जबकि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली आंसर 1। यहाँ पे आपको गलत पूछा है। ठीक है, विकास केवल आंकड़ों और लागत पर आधारित होना चाहिए क्या? जी नहीं, जब बल्कि चारित्रिक विकास पर, उनका जो पर्सनल विकास है उस पर आधारित होना चाहिए। हाँ भाई, इनका विकास हुआ है वाकई में, ना केवल आप ये बोल दो कि भाई इतना करोड़ रुपए इतना इतना खर्चा किए हो गया विकास। तो ऐसे विकास का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो ये थे कुछ संबंधित प्रश्न एमसीक्यू। पार्ट 2 में इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि बहुत टफ रहेगा, और थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हर टॉपिक पे आपको असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस कराएंगे हम, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न यही चल रहा है। और इनकी उपजातियों और बोलियों को भी जो मैं आपके लिए एक सेशन और लेके आऊँगा एमसीक्यू का। और जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, बस आप इतना इतना बेसिक डिटेल याद रखें कि कौन सी जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। थोड़ा सा जनजातियों का अगर पिक्चर ओवरव्यू क्लियर है तो जब हम पर्व और त्यौहार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होगा चीज़ें समझने में। इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर, लेकिन हाँ इस बार कहा गया है कि थोड़ा सा डीप में जा जाके कुछ कुछ चीज़ों को पूछा जाएगा, ऐसा सुनने में आया एनएमडीसी वाले एग्ज़ाम में। तो अब हमें नहीं पता कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा। हमारा काम है आपको पढ़ाना, हम सारे टॉपिक पे आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो सेशन चल रहा है ना केवल एनएमडीसी वालों के लिए, बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अब, जो कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, खासकर 5वीं अनुसूची और प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व, बहुत सारा टॉपिक बचा है हुआ है जनजातियों संबंधित। इन सबको करने के बाद हम उनके पर्व, त्यौहार और उनके जो सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जनजातियों को इकट्ठा किया है। जब बहुत सारे एक क्षेत्र में जनजाति इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा वहाँ लोकल प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उनके प्रमुख को नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो एक सिंक्रोनाइज करके पढ़ेंगे तो सब इजी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद हमारे सेशन पे बने रहने के लिए, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर।